हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, सारे बच्चे स्क्रीन से देख पा रहे हैं। आज हम रिवीजन करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का। और शायद आपको याद हो, ये एग्जाम्स के हिसाब से मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, क्योंकि ये अपने आप में एक टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट एएस है। बाकी जितने एएस हमने पढ़े सब रूल बेस्ड थे, ये अकेला ऐसा एएस है जो केस स्टडीज के बेसिस पे सॉल्व किया था हमने। इसमें बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ी थी हमने। तो मैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेटे रिवीजन स्टार्ट करता हूं। मैंने क्लास में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था बेटे, एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। और मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2001 से एप्लीकेबल हुआ। डेट याद रखने की जरूरत नहीं, इतने सारे एएस है, किस किस की डेट याद रखोगे, ये सिर्फ नॉलेज के लिए होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए, नेचर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 मैंडेटरी है सिर्फ कंपनीज के लिए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर ये लगता ही नहीं, पार्टनरशिप ट्रेडर्स के ऊपर ये लगता ही नहीं। कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप है, कोई चैरिटेबल है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस पर लगता ही नहीं, सिर्फ कंपनीज पे लगता है। और कंपनी सारे बच्चों को पता है 2 तरह की है, लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड तो लगाएंगी इंड AS 24, वहां पे भी है। यहाँ पे AS 18 है रिलेटेड पार्टी पे, इंड AS में इंड AS 24 है, तो लिस्टेड कंपनीज तो इंड AS 24 लगाएंगी। फिर आती है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी में 2 तरह की हैं। अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, चलो इंड AS 24। और अगर नेटवर्थ आपकी 250 करोड़ तक है तो AS 18। तो AS 18 उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जो अनलिस्टेड है और जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ तक है। सीधी सीधी बात देसी भाषा में, अगर कोई कंपनी इंड AS 24 लगा रही है तो उस पे AS 18 नहीं लगता, और अगर कोई इंड AS 24 के दायरे में नहीं आती उसको AS 18 लगाना पड़ेगा। लेकिन ये AS लगता सिर्फ कंपनी के ऊपर है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये देखो, ये जिसकी एप्लीकेशन की डेट हो गई, मैंडेटरी फॉर कंपनीज है, कंपनीज के लिए स्टार लगा रखा है, ये रहा स्टार। AS 18 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज विच आर अप्लाइंग इंड AS 24। AS रूल्स के हिसाब से 250 करोड़ की नेटवर्थ का क्राइटेरिया आपको याद रखना पड़ेगा। ये AS 20 में भी मैंने आपको रिवाइज कराया था, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। जहां जहां कंपनी है वहां वहां पे आपको 250 करोड़ को दिमाग में रखना पड़ेगा। हो गई बात बेसिक की। फिर हम आगे बढ़े। फिर हम आए थे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 18। ये मैं हमेशा बोलता हूं, क्यों पढ़े और क्या क्या पढ़ेंगे। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 पढ़ रहे हैं हम तो क्यों पढ़े, तो मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया था। जैसे एक लिविंग पर्सन के रिलेटिव्स होते हैं, जैसे मैं एक लिविंग पर्सन हूं तो मेरे फादर मदर, मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे सन डॉटर, मेरी वाइफ, कितने रिश्तेदार हैं मेरे। तो जैसे एक लिविंग पर्सन के रिलेटिव्स होते हैं, वैसे ही एक कंपनी को बोला गया है, कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कंपनी को बोला गया है कि आप अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से आपके रिश्तेदार हैं। तो फिर हमने क्लास में बड़े मजे से बात की थी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन के रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था AS 18 पैराग्राफ 3 में कंपनी के रिलेटिव्स के बारे में बताता है कि ये कंपनी के रिश्तेदार हो सकते हैं, कंपनी के भी रिलेटिव्स होते हैं। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बताया था कि कंपनी के रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है आपने, कि एक कंपनी के रिश्तेदार कौन कौन से हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, कंपनी ने अपने रिलेटिव्स के साथ पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं की, और अगर ट्रांजैक्शन की है तो उसको भी आप रिपोर्ट करोगे। तो पहले तो आपको रिलेटेड पार्टी ढूंढने हैं, फिर इनके साथ अगर आपने ट्रांजैक्शन की होगी वो भी आपने बतानी है। तो इस AS के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक आर्टिफिशियल बॉडी के रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना और उनके साथ किए गए ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना। और इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी बाहर के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो मैं उससे पूरी फीस लूंगा, और अगर मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूं मैं अपने बेटे से फीस ले सकता हूं क्या। तो जब मैं अपने किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करूंगा, कहीं ना कहीं प्राइस का नेगोशिएशन होगा। मेरी सिस्टर का बेटा आएगा, उसको पढ़ाना है, तो क्या मैं उससे फीस लूंगा क्या।
मेरे फ्रेंड का बेटा आएगा तो क्या मैं उससे फीस लूंगा क्या? तो जब हम अपने रिश्तेदारों से ट्रांजैक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी लॉस होता है आपको। प्राइस मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा ही नहीं। तो इसी तरह से जब कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो कहीं ना कहीं प्राइस का नेगोशिएशन होता है, कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट का नुकसान होता है। तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर को एक रिपोर्ट बना के सबमिट करनी पड़ेगी कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनके साथ इतने रुपए के ट्रांजेक्शन हुए हैं, ताकि शेयर होल्डर को पता लगे कि रिलेटेड पार्टी की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है और आपके प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, रिश्तेदार भी बताने पड़ेंगे, ट्रांजेक्शन्स को भी बताना पड़ेगा। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी बेटे क्लास के अंदर कि क्या ऑब्जेक्टिव है AS 18 का। ये पूरी कहानी सुनाई थी। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा पहला। एक तो रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना और एक इनके साथ किए गए ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना। बाहर के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करने में हम पूरा प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन अपने जानकार लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करते वक्त नेगोशिएशन होता है सर, ना चाहते हुए भी नेगोशिएशन करना पड़ता है। और फिर मैं आपको लेके आया था कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। मैंने तो आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट भी बना के दिखाया हुआ है कि कैसे रिपोर्ट बनती है, वो मैं आपको लास्ट में अभी चेक कराता हूं। आपकी कॉपी में बनी हुई है, मैं कोई बाहर के नोट्स थोड़ा ना स्क्रीन पे लगाए हैं, आपको पढ़ाए हुए लगाए हैं। फिर मैंने आपको तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज का। दो ही तो चीजें हैं, एक रिलेटेड पार्टी को ढूंढो, एक ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करो। दो ही तो चीजें हैं इस AS के अंदर। अब मैंने आपको तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बताया था कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। एक कंपनी जो कि आर्टिफिशियल बॉडी है, इसकी अगर आप रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करोगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में पैराग्राफ 3 में जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के पैराग्राफ 3 में जाना पड़ेगा। हमने एक बात और डिस्कस करी थी कि किसी भी AS का पैराग्राफ रेफर नहीं करना, लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें पैराग्राफ आते ही हैं, रेफर करने ही पड़ते हैं। जैसे AS 18 का पैराग्राफ 3, आपका AS 22 में पैराग्राफ 15 और 17, जब आप DTA बनाते हो तो पैराग्राफ 15, 17। AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में पैराग्राफ्स की रेफरेंस आती है 22, 23, 31, 35। तो कुछ ऐसे AS हैं चुनिंदा जहां पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, कभी कभी हमें याद करना पड़ता है इनको, नहीं तो हम पैराग्राफ्स को कभी याद नहीं करते कि कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा है। बस आपको रूल याद होने चाहिए कि AS कहता क्या है। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में पैराग्राफ 3 में गए तो इन्होंने हमें 3A, 3B, 3C, 3D और 3E ये 5 रिलेटेड पार्टी बताए हैं। अगर किसी कंपनी का नाम, अगर किसी पर्सन का नाम, अगर किसी का भी नाम इन 5 पॉइंट्स के अंदर आता है, वो कंपनी का रिलेटेड पार्टी माना जाएगा और उसे रिपोर्ट में जगह देनी पड़ेगी। लोगों को बताना पड़ेगा ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा। तो कंपनी के जो रिलेटेड पार्टी है वो पैराग्राफ 3 में 5 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन्ड है, ABCDE। ये मैंने आपको डिटेल में बताए थे। एक एक करके मैं आपको सारे रिवाइज करा देता हूं कि एक आर्टिफिशियल बॉडी के रिलेटेड पार्टीज कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बेटे शुरू किया था पैराग्राफ 3A। ये रहा हमारा पैराग्राफ 3 और ये रहा 3A इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन में आपको रिवाइज करके देता हूं। 3A, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पैराग्राफ 3A के अंदर 3 पॉइंट्स थे। क्या था? इफ एन एंटरप्राइज, अगर आपको याद हो तो, कंट्रोल्स रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, if an enterprise controlled by a reporting enterprise, if an enterprise under common control with reporting enterprise। याद है आपको 3A के अंदर 3 पॉइंट थे। सबसे पहले हमने चर्चा की थी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज क्या है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसपे AS 18 लगा रहे हो, जिसके दफ्तर में बैठ के आप रिपोर्ट बना रहे हो। जो आपका क्लाइंट है,
जिसके लिए आप ऑडिट करने बैठे हो, जिसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो। तो आपको पहले क्वेश्चन में यह देखना है कि रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन है। तो आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हमारा क्लाइंट है, हम इसके दफ्तर में बैठे हैं और इसके एंगल से सोचना है आपने। भाई जिसकी रिपोर्ट बनाओगे तो उसके एंगल से ही देखेंगे। तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हमारा वो एंटरप्राइज है जो हमारा क्लाइंट है, जिसके एंगल से, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रिश्तेदार ढूंढने हैं। AS 18 में इस पे लगा रहा हूं। तो ये 3 वर्ड हमने इसमें पकड़े थे। फॉर एग्जाम्पल X लिमिटेड, Y लिमिटेड, 60%, ये मेरा रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन है? Y। तो मेरा क्लाइंट है Y। मैंने Y के हिसाब से सोचना शुरू किया। मैंने इसमें देखा मेरा पहला क्लॉज, इफ एन एंटरप्राइज कंट्रोल्स द रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या रिपोर्टिंग को कोई कंट्रोल कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। X क्यों? 60% शेयर है, 50% से ऊपर शेयर हो तो कंट्रोल आ जाता है। तो इफ एनी एंटरप्राइज कंट्रोल्स द रिपोर्टिंग, मैं बोलूंगा जी यस X। तो इसका मतलब ये रिलेटेड पार्टी है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकली थी क्लास के अंदर कि अगर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो रिलेटेड पार्टी है। अगर आपके क्लाइंट का कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो रिलेटेड पार्टी है, और अगर उसके साथ ट्रांजैक्शन होगा रिपोर्ट में आएगा। पहले होल्डिंग कंपनी के साथ रिश्ता बताओ, ये मेरा होल्डिंग है, ये इसका ये नाम है और इसके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है, हमारी सेल हुई है, परचेज हुई है, लोन हुए हैं, सर्विस हुई है, आपने कोई लीज एग्रीमेंट किया है, आपने कुछ भी किया है सर, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, बताओ लोगों को। फिर दूसरा केस बना था हमारा ये वाला, X लिमिटेड, Y लिमिटेड, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। देखो दूसरा सेंटेंस क्या था, इफ एन एंटरप्राइज कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्टिंग एंटरप्राइज किसी को कंट्रोल कर रहा है क्या? हाँ जी, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज X को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब जो X है ये हमारा सब्सिडरी है। अगर कोई भी कंपनी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को कंट्रोल करेगी या रिपोर्टिंग एंटरप्राइज किसी को कंट्रोल करेगा, तो क्रक्स की बात क्या निकल के आई थी, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का कोई होल्डिंग है या रिपोर्टिंग खुद किसी का होल्डिंग है। तो मेरा होल्डिंग हो या मेरा सब्सिडरी हो, सब रिलेटेड पार्टी है। तो पहले वाले केस में X होल्डिंग बना हुआ था, दूसरे वाले केस में X सब्सिडरी बना हुआ है। तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के होल्डिंग, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के सब्सिडरी रिलेटेड पार्टीज हैं। होल्डिंग सब्सिडरी सब रिलेटेड होते हैं सर। और अगर आप इनके साथ ट्रांजैक्शन करोगे, कहीं ना कहीं प्राइस का नेगोशिएशन होगा, आपको रिपोर्ट में बताना चाहिए। एक और केस बताया था आपको मैंने, एक कंपनी है जी X, एक कंपनी है जी Y और एक कंपनी है जी Z। 60%, 70%, ये मेरा है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। देखो तीसरा सेंटेंस क्या था, इफ एन एंटरप्राइज अंडर कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग। अंडर कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग, हमारे पिताजी हैं, हम 4 भाई हैं, तो पिताजी हमारे पेरेंट हैं, तो नीचे हम 4 भाई हैं, सिबलिंग्स की बात हो रही है। मैं वही बात यहां कह रहा हूं, अंडर कॉमन कंट्रोल विद। बताओ X का कंट्रोल किस पे है? Y पे। X का कंट्रोल किस पे है? Z पे। तो Y और Z को कंट्रोल कौन कर रहा है? X। तो क्या दोनों कॉमन कंट्रोल में है? क्या दोनों का पेरेंट एक है? यस। तो ये जो Y और Z है ये आपस में रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे, और हमने इसको एक नाम दिया था फेलो सब्सिडरी का। याद है आपको? डिटेल में क्लास में बताया था, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं बेटे, चीजों को रिवाइज करना आपका काम है। फेलो सब्सिडरीज, तो अगर आप कॉमन कंट्रोल के नीचे हैं तो वो भी आपका रिलेटेड पार्टी है। तो अगर हम उससे पूछें कि जिंदल सर इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, तो बताना कौन कौन से रिलेटेड पार्टी हैं। तो मैं शुरू से शुरू करता हूं। पहला, इफ एन एंटरप्राइज कंट्रोल्स द रिपोर्टिंग, मैं बोलूंगा X Y को कंट्रोल कर रहा है, मेरा होल्डिंग कंपनी है। क्या रिपोर्टिंग किसी को कंट्रोल कर रहा है? नहीं जी, अरे इसका कोई आगे सब्सिडरी नहीं है। सिर्फ ये तो चेक करना है, क्या मेरा कोई होल्डिंग है, क्या मेरा कोई सब्सिडरी है, क्या मेरा कोई फेलो सब्सिडरी है। 3 ही तो क्वेश्चन है। क्या मेरा कोई होल्डिंग है? यस, X इज माई होल्डिंग कंपनी। क्या मेरा कोई सब्सिडरी है? नो, मेरे पास कोई सब्सिडरी नहीं।
क्या मेरा कोई फेलो सब्सिडरी है? यस, जेड। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टी है। आप ऐसा करो, एंगल चेंज करो। ये लो, मैं चेंज करता हूं एंगल को। मैंने रिपोर्टिंग यहां से हटाया, मैंने रिपोर्टिंग यहां लगा दिया। अब हमारा क्लाइंट कौन बन गया? एक्स। हम एक्स के एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं। क्या मेरा कोई होल्डिंग है? एक्स का तो कोई होल्डिंग है नहीं। क्या मेरा कोई सब्सिडरी है? ये दोनों मेरे सब्सिडरी है। क्या मेरा कोई फेलो सब्सिडरी है? नहीं जी, एक्स का तो कोई फेलो सब्सिडरी है नहीं। तो फिर भी रिलेटेड पार्टी हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसकी सब्सिडरी है। आंसर सेम है लेकिन रीजनिंग बदल गई। वाई के एंगल से सोचोगे एक होल्डिंग है, एक फेलो सब्सिडरी है। एक्स के एंगल से सोचोगे दोनों सब्सिडरीज हैं। जेड के एंगल से सोचोगे तो ये होल्डिंग है और ये फेलो सब्सिडरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके ऑफिस में बैठ के आप रिपोर्ट बना रहे हो। हर एंगल से मैंने आपको हर क्वेश्चन चेक कराया था बेटे। होल्डिंग, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी सब रिलेटेड पार्टी होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक और बात बताई थी, याद कराता हूं क्या बताया था आपको मैंने। एक और केस आपको याद कराता हूं मैंने क्या बताया था। मुझे कोई जल्दबाजी करनी नहीं है इसके अंदर। एक्स, वाई, जेड, ए और बी 60%, 70%, 60%, 70%। मैंने आपको बताया था होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चेक करने हैं आपने। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्स की है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू वाई है। नहीं समझे? एक्स के पास दो सब्सिडरीज है, वाई और जेड। सब्सिडरी की आगे सब्सिडरीज है, ए और बी। हम इसको कहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज। वाई और जेड में एक्स का डायरेक्ट पैसा लगा हुआ है और ए और बी में भाई कंट्रोल तो इसी का ही है ना, कंट्रोल तो एक्स का ही है। तो ए और बी में वाई और जेड के थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल है। अभी भी नहीं समझे? ये देखो, ए का होल्डिंग कौन है? वाई। और वाई का होल्डिंग कौन है? एक्स। तो आपको देखने में लग रहा है कि ए को वाई कंट्रोल कर रहा है, नहीं, वाई तो खुद बेचारा एक्स से कंट्रोल हो रहा है। तो आपका जो ए है इसको भी एक्स ही कंट्रोल कर रहा है, बस इसको डायरेक्ट कर रहा है, इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। तो जब आप होल्डिंग सब्सिडरी पैराग्राफ 3A में चेक करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चेक करने होते हैं आपने। तो हम अल्टीमेट रिलेशनशिप तक जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये आपको पूरा चार्ट बताया था। तो अभी भी ये सारे के सारे आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टी है। ये आपको मैंने पैराग्राफ 3A में बताया था, पूरा रिलेशन समझाया था। चलें आगे। फिर मैं आपको लेके आया था पैराग्राफ 3B में। 3B में क्या था? इसके दो क्लॉजेस थे, 1 और 2। इसमें क्या था? इफ एन एंटरप्राइज is an associate of reporting enterprise or reporting enterprise is an associate of other enterprise। ये क्या था? x y 25%। अगर 20% से लेके 50% तक शेयर आपके पास है उसको एसोसिएट बोलते हैं। 50% से ऊपर चला जाता है तो उसको सब्सिडरी बोलते हैं, बताया था ना आपको। तो मान लेते हैं ये मेरा रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है। क्या मेरा कोई सब्सिडरी है? क्या मैं किसी का सब्सिडरी हूं? क्या मेरे साथ कोई फेलो सब्सिडरी है? ये तो हो गया ए की बात। अब मैं आ गया बी में। क्या मेरा कोई एसोसिएट है? क्या मैं किसी का एसोसिएट हूं? ये भी रिलेटेड पार्टी है। तो अगर मैं इसमें चेक करूं, एक्स मेरा रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो एक्स के पास एक एसोसिएट है वाई, मैं इसको बोलूंगा वाई इज एन एसोसिएट ऑफ एक्स। तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी है। तो जैसे होल्डिंग सब्सिडरी और फेलो सब्सिडरी आपस में रिलेटेड होते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर और एसोसिएट आपस में रिलेटेड होते हैं। मेरे पास कोई एसोसिएट है या मैं किसी का एसोसिएट हूं? ये लो, मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इसको बोलता हूं। अब मैं कह सकता हूं कि जो वाई है, वाई एक्स का एसोसिएट है, तो भी रिलेटेड है। मैं किसी का एसोसिएट हूं या मेरा कोई एसोसिएट है। अगर मैं एक्स के एंगल से बोलता हूं तो मैं बोलूंगा वाई इज माई एसोसिएट, और अगर मैं इसके एंगल से बोलता हूं तो मैं बोलता हूं एक्स इज माई इन्वेस्टर
होल्डिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20 to 50%। जो जिसमें पैसा लगाते हैं वो एसोसिएट बन जाती है, और जो पैसा लगाता है उसको इन्वेस्टर ही बोलते हैं। उधर होल्डिंग सब्सिडरी दो नाम है, यहां पे दो नाम है, इन्वेस्टर और एसोसिएट। तो इन्वेस्टर का एसोसिएट, एसोसिएट का इन्वेस्टर आपस में रिलेटेड पार्टी होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एक और पॉइंट जॉइंट वेंचर का। मैंने आपको पॉइंट बताया था जॉइंट वेंचर का। ये क्या पॉइंट था? जॉइंट वेंचर एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, इन्होंने मिलकर बना लिया जेड लिमिटेड, ये बन गया जॉइंट वेंचर। और मान लेते हैं ये रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है। इसको क्या बोला था हमने? वेंचरर। पैसा लगाने वाला इसमें बन जाता है वेंचरर। AS27 सबने पढ़ा हुआ है। जॉइंट वेंचर का मीनिंग भी पता है आपको, वेंचरर का मीनिंग भी पता है। वेंचरर पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, जॉइंट वेंचर आपका बिजनेस होता है। तो पैराग्राफ 3B सेकेंड लाइन, 3B फर्स्ट लाइन एसोसिएट की है, 3B सेकेंड लाइन जॉइंट वेंचर की है। और वो लाइन क्या थी? मेरा कोई जॉइंट वेंचर है तो भी रिलेटेड है, मैं किसी का जॉइंट वेंचर हूं तो भी रिलेटेड है। तो बताओ ये जो Z है ये किसका जॉइंट वेंचर है? ये X का भी जॉइंट वेंचर है, ये Y का भी जॉइंट वेंचर है। ये X का भी जॉइंट वेंचर है, Y का भी जॉइंट वेंचर है। तो इसका मतलब ये जो X है ये भी इसका रिलेटेड पार्टी है, जो Y है ये भी इसका रिलेटेड पार्टी है। अगर आप जॉइंट वेंचर के एंगल से देखेंगे तो X और Y दोनों इसके रिलेटेड। क्या मैं किसी का जॉइंट वेंचर हूं? मैं X का भी जॉइंट वेंचर हूं, Y का भी जॉइंट वेंचर हूं। क्या मेरा कोई जॉइंट वेंचर है? अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इसको बना देता हूं। क्या मेरा कोई जॉइंट वेंचर है? हां जी, Z मेरा जॉइंट वेंचर है। इसको रिपोर्टिंग बनाता हूं। क्या मेरा कोई जॉइंट वेंचर है? Z मेरा जॉइंट वेंचर है। मैं किसी का जॉइंट वेंचर हूं तो जॉइंट वेंचर के एंगल से सोचो, मेरा कोई जॉइंट वेंचर है तो वेंचरर के एंगल से आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये जो को वेंचरर्स होते हैं, को वेंचरर्स X और Y, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ पैराग्राफ 3 में कि को वेंचरर्स रिलेटेड पार्टी होते हैं। एक ही लाइन लिखी हुई है, मेरा कोई ज्वाइंट वेंचर है Z, मैं किसी का ज्वाइंट वेंचर हूं। तो ज्वाइंट वेंचर और वेंचरर के बीच में रिलेशन तो हो सकता है, वेंचरर वेंचरर का रिलेशन नहीं होता कभी भी। आपकी कॉपी खोलोगे, मैं अभी चेक कराता हूं, मैंने साफ साफ लिखवा रखा है आपको, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सारी क्लास में दे रखी है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये जो एसोसिएट वाली कहानी थी हमारी, इस पे मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए थे, मैं इस पे दोबारा बताता हूं। ज्वाइंट वेंचर वाला पॉइंट तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि को वेंचरर्स को कवर मत करना। एसोसिएट के भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, अगर आपको याद हो तो। कैसे? मान लो जी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, इसमें 40% है, इसमें 25% है, ये भी एसोसिएट है, ये भी एसोसिएट है। तो वाई एक्स का रिलेटेड पार्टी है, जेड एक्स का रिलेटेड पार्टी है, लेकिन ये दोनों, इनका कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? को एसोसिएट्स। अगर यहां पे ये भी एसोसिएट है, ये भी एसोसिएट है, को एसोसिएट्स रिलेटेड पार्टी नहीं होते। क्यों? फेलो सब्सिडरी का तो कॉन्सेप्ट है, फेलो एसोसिएट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप जब एसोसिएट में देखोगे या ज्वाइंट वेंचर में देखोगे तो वन वे, ट्री के साथ वाला कॉमन कंट्रोल वाला एरिया है ही नहीं, वो सिर्फ सब्सिडरी में देखना आपने। अगर ये एग्जांपल, अगर आप यही एग्जांपल यहां पे 60 और यहां पे 70 कर देते हो, ये बन जाएंगे। क्यों? फेलो सब्सिडरी है, अंडर कॉमन कंट्रोल है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज कम कर रहा हूं, ये 40% है, ये 25% है, तो कॉमन कंट्रोल तो खत्म हो गया, क्योंकि एसोसिएट का केस है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्या मैं किसी का एसोसिएट हूं? यस, वाई इसका एसोसिएट है, ये इसका। क्या मेरे पास कोई एसोसिएट है? एक्स के पास है। क्या आपस में कोई एसोसिएट? कोई रूल ही नहीं है ऐसा। तो को वेंचरर या को एसोसिएट्स कभी रिलेटेड पार्टी नहीं होते। और क्वेश्चंस में मैंने आपको चेक भी कराया था बार बार कि कंफ्यूज मत होना।
सब्सिडरी का जब रिलेशन होता है पैराग्राफ 3A में हर एंगल से देखते हैं। मैं किसी का सब्सिडरी हूं, मेरा कोई सब्सिडरी है, मेरे कॉमन कंट्रोल में कोई दूसरा पेरेंट तो नहीं, कोई पेरेंट के नीचे कोई सिबलिंग तो नहीं है, अच्छा कोई इनडायरेक्ट तो नहीं है। लेकिन जब हम एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर में आते हैं तो वन वे, क्या मैं किसी का एसोसिएट हूं, क्या मेरा कोई एसोसिएट है, क्या मैं किसी का ज्वाइंट वेंचर हूं, क्या मेरा कोई, ना तो को वेंचर ना कोई। मैंने बार बार ये बात बोली थी आपको कि पेपर में गलती मत कराना। एक और बात बताता हूं आपको, एक्स वाई जेड 60 70, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कवर्ड हैं क्योंकि ये कंट्रोल का केस है। तो होल्डिंग किसी भी सब्सिडरी को डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है, इनडायरेक्टली भी। इसका सारा कंट्रोल किसके पास है, वाई के पास। वाई का सारा कंट्रोल किसके पास है, एक्स के पास। तो वाई और जेड को एक्स ही कंट्रोल कर रहा है, वाई को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, जेड को इनडायरेक्टली। ये तो हो गई बात खत्म। अगर आपको ये लिखा मिले इस तरह से 40% वाई का और वाई के पास है जेड का 30%, और अगर आप मेरे से पूछो कि जो जेड है क्या ये एक्स का रिलेटेड पार्टी है, नो। क्यों? डायरेक्टली इनडायरेक्टली का जो पॉइंट है वो सब्सिडरी पे लगता है, एसोसिएट पे नहीं। क्या जेड का कंट्रोल वाई के पास है, नो। जेड तो सिर्फ इसका एक एसोसिएट है। तो इनडायरेक्ट एसोसिएट नहीं देखनी है आपने। अगर आपके पास कोई एसोसिएट है और एसोसिएट के आगे एसोसिएट है, वो कवर नहीं होती। सब्सिडरी के आगे सब्सिडरी है, वो सारे चेन में कवर हो जाएंगे। एसोसिएट की आगे एसोसिएट है तो इनडायरेक्ट थ्रू एसोसिएट नहीं देखनी, इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी देख सकते हो, क्योंकि सब्सिडरी आपकी कंपनी होती है, आपके कंट्रोल में होती है। तो अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो अगर आप मुझसे पूछो सर रिलेटेड पार्टी बताओ, तो मैं आपको बोलूंगा बताओ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन है। आप बोलोगे सर एक्स रिपोर्टिंग है, तो अगर एक्स के हिसाब से रिपोर्ट बनाओगे तो सिर्फ वाई का नाम आएगा। अच्छा, वाई की रिपोर्ट बनाओगे तो दोनों का नाम आएगा, एक्स का भी और जेड का भी। क्यों? क्योंकि एक्स दोनों एंगल से देखेगा, सॉरी वाई दोनों एंगल से देखेगा। क्या मैं किसी का एसोसिएट हूं? हाँ जी, एक्स का हूं। क्या मेरे पास कोई एसोसिएट है? हाँ, जेड है। तो वाई ऊपर और नीचे दोनों कवर कर रहा है। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होगा तो सिर्फ और सिर्फ वाई का नाम आएगा। हम इनडायरेक्ट ऊपर तक नहीं जाते। एक्स के एंगल से जेड इग्नोर, जेड के एंगल से एक्स इग्नोर। लेकिन जो वाई है, वाई बीच में है तो ऊपर नीचे दोनों देख सकता है। तो एसोसिएट के अंदर इनडायरेक्ट नहीं देखना। एसोसिएट की एसोसिएट इनडायरेक्ट हो जाती है, वो नहीं देखना। मैं इसी को फिर एक और बात बताई थी मैंने आपको कि एक्स है, वाई है और जेड है, ये 60 है, यहाँ पे 40 है। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या जेड और एक्स का रिलेशन है, मैं बोलूंगा यस। क्यों? क्योंकि वाई का कंट्रोल एक्स के पास है, तो एक्स और वाई तो एक ही है। होल्डिंग सब्सिडरी तो एक ही होते हैं, क्योंकि आपको CFS बनाने होते हैं H+S। एसोसिएट की एसोसिएट मैंने मना कर दी, लेकिन सब्सिडरी की अगर एसोसिएट है, अगर आप CFS बनाते हैं तो आपको पता है H+X, X+Y इकट्ठे हो जाएंगे। जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो Y की इन्वेस्टमेंट वहीं आ जाएगी। तो ये जो 40% है ये आपको CFS में भी दिखेगा। तो ये पूरे ग्रुप का रिश्तेदार है। तो होल्डिंग और सब्सिडरी अगर दोनों में से कोई भी एसोसिएट ओन करेगा तो फिर तो दोनों का रिलेटेड हो जाएगा। एसोसिएट की एसोसिएट कवर नहीं होती। अगर मैं यहां काट के इसको 40 कर देता हूं तो फिर जेड बाहर हो जाएगा। ये पूरी कहानी बेटे मैंने आपको क्लास में सुनाई थी, बताई थी, लिखवाई भी थी। मैं आपको चेक करा देता हूं। लो, ये देखो, ये हमारा पैराग्राफ 3A है। देखो 3A, इफ एन एंटरप्राइज कंट्रोल्स रिपोर्टिंग, कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग, अंडर कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग। फिर आपको इसके एग्जांपल कराए बेटे मैंने। ये देखो छोटे छोटे एग्जांपल। पहला एग्जांपल एक्स और वाई का, फिर दूसरा उल्टा गया कंट्रोल्ड बाय, फिर तीसरा अंडर कॉमन कंट्रोल विद, फिर आपको कराया इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरीज। ये देखो फिर ये ट्री कराया आपको, ये भी इनडायरेक्ट वाला कराया। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं कुछ नया तो बता नहीं रहा आपको। फिर हम आगे बी में, ये देखो ये पैराग्राफ 3B है, ये उसका पहला पॉइंट है और ये एसोसिएट की बात करता है। अगर मेरे पास कोई एसोसिएट है या मैं किसी का एसोसिएट हूं, ये दो आपको एरो लगा के बताए हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। हाँ जी मेरे पास एसोसिएट है, हाँ जी मैं किसी का एसोसिएट हूं।
फिर आपको लेके आया इसके सेकंड पॉइंट में, नहीं इस पे एक्सप्लेनेशन होगी, दिखाता हूँ आपको, ठहरो। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एसोसिएट, ये सारा जो बॉक्स नजर आ रहा है ये सारा बॉक्स एसोसिएट का है। ये इंस्टीट्यूट ने कुछ ओपिनियंस दिए हैं अपने। पहला, इनडायरेक्ट एसोसिएट थ्रू सब्सिडरी, मेरे पास एक सब्सिडरी है फिर उसकी एक एसोसिएट है, ये कवर हो जाएगी क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी सीएफएस बनाएंगे एक ही है, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो एसोसिएट अपने आप दोनों से कनेक्ट हो गई। ये देखो आप, शुड बी recognized as a related party for holding company, एक्स के पास 70% वाई के हैं, वाई के पास 40% जेड के हैं, इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी हैं, तो एक्स और वाई तो दोनों इकट्ठे हो जाने हैं, तो जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्स से अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। ये देखो, यस जेड इज अ रिलेटेड पार्टी फॉर वाई एंड एक्स, सब्सिडरी के आगे एसोसिएट है तो कवर हो जाएगी। लेकिन सेकंड पॉइंट में मैंने साफ मना किया हुआ आपको, एज पर द रूल इनडायरेक्ट रिलेशनशिप थ्रू एसोसिएट इज नॉट अलाउड। एक्स के पास 48% वाई के हैं, एसोसिएट है, 40% जेड के हैं, तो एसोसिएट की आगे एसोसिएट है तो जेड और एक्स का कोई रिलेशन नहीं है। जेड एंड वाई आर रिलेटेड पार्टीज बट जेड एंड एक्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी बिकॉज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू एसोसिएट्स आर नॉट कवर्ड। सब्सिडरी की एसोसिएट कनेक्ट हो सकती है, एसोसिएट की आगे एसोसिएट कनेक्ट नहीं होती, आपको लिखवाया हुआ है कॉपी के ऊपर। एक बात आपको और लिखवाई थी, को एसोसिएट्स के ऊपर पक्का लिखवाया होगा मैंने, ये लिखा हुआ, को एसोसिएट्स कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं होते, फेलो सब्सिडरीज होती हैं क्योंकि अंडर कॉमन कंट्रोल होती है। वाई के 45 हैं, जेड के 40 हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये इसका रिलेटेड है, ये इसका रिलेटेड है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा जी, फिर मैं आपको लेके आया था इसमें बी में, बी का सेकंड पॉइंट जॉइंट वेंचर। क्या मेरा कोई जॉइंट वेंचर है? क्या मैं किसी का जॉइंट वेंचर हूं? एक्स और वाई ने मिलके जॉइंट वेंचर बना लिया, ये इसका रिलेटेड है, ये इसका रिलेटेड है, पर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। को वेंचरर्स कभी रिलेटेड पार्टी नहीं होते। ये देखो, जेड रिलेटेड पार्टी है एक्स और वाई का क्योंकि जेड एक जॉइंट वेंचर है दोनों का, कहानी खत्म हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट, को वेंचरर्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी अंडर पैराग्राफ 3 इन अबव एग्जांपल एक्स एंड वाई आर नॉट रिलेटेड पार्टीज बिकॉज बोथ आर को वेंचरर्स। उनका आपस में कोई रिलेशन क्योंकि रूल्स में नहीं लिखा हुआ। वेंचरर ज्वाइंट वेंचर का रिलेशन है, ज्वाइंट वेंचर को वेंचरर, वेंचरर ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर वेंचरर, बस इतने देखना है, वेंचर टू वेंचर नहीं देखना। एक वेंचरर का दूसरे वेंचरर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, एक एसोसिएट का दूसरे एसोसिएट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ये बात मैंने बार 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 क्लास में बोली थी कि पेपर में गलती मत करके आना। फिर मैं आ गया था सी में, बताओ जी सी क्या है? सी है की मैनेजमेंट, KMP 3C KMP। KMP क्या है? KMP वो पर्सन है जो कंपनी के लिए प्लानिंग बनाता है, फिर प्लानिंग को डायरेक्ट करता है और फिर उसे कंट्रोल करता है। अगर किसी पर्सन के पास प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की पावर है तो उसका डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्लर्क है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, MD है, कौन है ना। हम एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जिसके पास प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की पावर है। डेजिग्नेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज ऑफ पावर इंपॉर्टेंट। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल लाइफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही पावर होती है सारी। जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, MD हैं, चेयरमैन हैं, आमतौर पे उन्हीं के पास पावर होती है। तो इम्प्लाइड होता है कि यार ये बंदा पावरफुल है। लेकिन AS 18 कहता है हमें डेजिग्नेशन में इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई बंदा ये प्रूव कर दे कि चेयरमैन ना तो कोई प्लानिंग करता है, ना कोई डायरेक्टिंग करता है, ना कोई कंट्रोलिंग करता है, तो हम चेयरमैन को रिलेटेड पार्टी मानेंगे ही नहीं, चाहे कंपनी का मालिक ही क्यों नहीं है। और अगर एक क्लर्क, उसके पास ये सारी पावर है
और वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा। तो डेजिग्नेशन आमतौर पे जो बड़े डेजिग्नेशन आप देखते हैं वो कवर होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 चलता है कॉन्सेप्ट पे, डेजिग्नेशन की वैल्यू नहीं समझता। तो जितने भी कंपनी के KMP है सबको ढूंढो कि कौन कंपनी के पावरफुल एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, प्लस इनके रिलेटिव्स। जहां जहां एक लिविंग पर्सन जाएगा उसके रिलेटिव्स का नाम साथ साथ में आएगा। रिलेटिव्स में बताया था मैंने, वाइफ आती है, वाइफ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, स्पाउस वर्ड यूज करना चाहिए। अगर KMP एक लेडी है तो उनका स्पाउस मतलब उनका हस्बैंड, और अगर KMP एक मेल पर्सन है तो उनकी वाइफ हो जाएंगी। तो स्पाउस वर्ड एप्रोप्रिएट वर्ड है। एक तो स्पाउस, एक उनके ब्रदर सिस्टर, एक उनकी सन डॉटर, और एक फादर मदर, ये उनके रिलेटेड पार्टी हैं जो पारिवारिक मेंबर हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि एक KMP बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा, उस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या हुआ वो घर आके जरूर शेयर करेगा। तो जो बात बोर्ड मेंबर को पता है उसके घर वालों को भी पता होगी, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने इसका रीजन बताया था कि बोर्ड मीटिंग में गए, कोई डिसीजन पास हुआ, बोर्ड मेंबर को पता लग गया कंपनी ये एक्शन लेने वाली है, उसने घर आके अपने भाई को बताया, उसके भाई ने कंपनी के शेयर बाय कर लिए। तो आप अपने रिलेटिव्स का जब नाम शो करते हो तो जब कंपनी इनके साथ ट्रांजैक्शन करेगी या इनके साथ ट्रांजैक्शन करेगी तो पकड़ में आ जाएगा कि इनके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन थी तभी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो KMP या उसके रिलेटिव दोनों का नाम रिपोर्ट में आएगा कि मिस्टर एक्स डायरेक्टर है, इनकी वाइफ का ये नाम है, इनके भाई का ये नाम है, इनकी बहन का ये नाम है, इनके बेटा बेटी का ये नाम है, इनके फादर मदर का सबका नाम आता है। और अगर उनमें से किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन हुई है रिपोर्ट में आएगी। ये बात मैंने आपको बताई थी बेटे। तो होल्डिंग, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और KMP ये कंपनी के रिश्तेदार हैं सब। और फिर मैं आ गया था 3D में। 3D में आपको मैंने क्या बताया था, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब एक पर्सन है मिस्टर A, इनके पास एक्स लिमिटेड के 60% शेयर है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने 3A में बता दिया, कहां बताया? 3A में तो ये सिचुएशन थी। 3A में कंपनी के पास कंट्रोल था, लेकिन 3D में एक इंडिविजुअल के पास कंट्रोल है। मिस्टर A इन्होंने एक्स लिमिटेड के 25% शेयर ले रखे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो 3B में कवर्ड है। नहीं, 3B में ये सिचुएशन थी, एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। लेकिन जो 3D है तो AS का ये कहना है कि जरूरी थोड़ा है कि कंपनी के पास ही कंट्रोल हो, कंपनी के पास ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। पैसा लगाने वाला तो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो आपका अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, अगर कोई आपका इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। तो पैसा एक कंपनी लगा सकती है और पैसा इंडिविजुअल भी लगा सकता है। तो 3A और 3B में मैंने आपको जो बताया वो 3D में कॉमन है। बस फर्क क्या हो गया, कंपनी कंपनी में पैसा लगाती है, यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी में पैसा लगा रहा है। तो इसमें भी मैं ये बोलूंगा कि ये दोनों रिलेटेड है। मैं इसमें साफ साफ बोलूंगा एक्स लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ मिस्टर A बिकॉज मिस्टर A is exercising control. X Limited is an associate for Mr. Y or Mr. A because Mr. A is having significant influence in the company. ये बात हमने कवर की थी। प्लस जहां जहां मिस्टर A का नाम आएगा इसके रिलेटिव्स का नाम देना मत भूलना। KMP एक लिविंग पर्सन है, अपने रिलेटिव्स का नाम साथ में शो करेगा। अब इन्वेस्टर आपका इंडिविजुअल है तो ये भी अपने रिलेटिव्स का नाम लिखेगा, फादर मदर, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर और स्पाउस। जहां जहां एक लिविंग पर्सन है अपनी फैमिली को साथ रखता है सर। ये बात पेपर में याद रखना, रिलेटिव्स वर्ड लिखना मत भूलना कि मिस्टर A एंड हिज रिलेटिव, मिस्टर A एंड हिज रिलेटिव्स आर द रिलेटेड पार्टीज। होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, को एसोसिएट्स नो, को वेंचरर्स नो, एसोसिएट की एसोसिएट नो, सब्सिडरी की एसोसिएट यस, हो गया काम।
तीसरा KMP विद रिलेटिव, चौथा इंडिविजुअल इन्वेस्टर विद रिलेटिव, और फिर पांचवा था 3E, ये क्या था, मिस्टर ए है, एक्स लिमिटेड 60%, 40%, यहां पे मिस्टर ए का कंट्रोल है और यहां पे एसोसिएट है, लेकिन दोनों में खास बात क्या है, यहां पे वाई, एक्स और वाई इन दोनों में मिस्टर ए कॉमन है। अगर कोई इंडिविजुअल दो कंपनीज में कॉमन हो जाए, लेकिन उसकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, एक जगह कंट्रोल, एक जगह सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाते हैं। एक पर्सन के कॉमन होने से, लेकिन उसका स्टेटस होना चाहिए, कैसे, मिस्टर ए एक्स और वाई 40-40 दोनों जगह एसोसिएट है, तो हस्ती है बंदा, ये दोनों आपस में कॉमन माने जाएंगे। मिस्टर ए एक्स वाई एक जगह KMP है और यहाँ पे 60% है, अभी भी कॉमन है। मेरी बात अभी समझे नहीं। पैराग्राफ 3C, पैराग्राफ 3D, अगर इसमें लिखे हुए बंदे दो कंपनियों में कॉमन हो जाए, C में क्या था KMP और D में क्या था इन्वेस्टर, अगर किसी पर्सन का स्टेटस दो कंपनियों में कॉमन हो जाए, एक जगह KMP दूसरी जगह भी KMP कॉमन हो गया, एक जगह कंट्रोल दूसरी जगह भी कंट्रोल कॉमन हो गया, कंट्रोल एसोसिएट, KMP कंट्रोल KMP, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी बनाओ आप, लेकिन मिस्टर ए दो कंपनियां हैं एक्स और वाई, ये दोनों जगह KMP हो सकता है, कॉमन हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 3C कॉमन हो गया दोनों में, अच्छा 60% है, 40% है, तो भी कॉमन हो गया, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो आप। कंडीशन क्या है, ये जो मिस्टर ए है, ये अगर इन दो कंपनियों में कॉमन है और कॉमन हुआ C और D, कोई भी पॉइंट कॉमन हो गया, C में KMP है, दोनों जगह KMP है, D में इन्वेस्टर हो गया, या कॉम्बिनेशन बन गया C और D का, एक जगह C एक जगह D, C D D C D, कोई भी कॉम्बिनेशन कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन एंटरप्राइजेस भी आपके रिलेटेड पार्टी है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन है, दो कंपनीज में जाके बैठता है और बातें तो शेयर करेगा सर, जो नॉलेज यहां से लेगा वो यहां झाड़ेगा, यहां से जो नॉलेज लेगा वहां झाड़ेगा, तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी है सर, बात तो शेयर होगी और दूर तक जाएगी, आपको मैंने बताई थी ये बात। और जहां जहां इंडिविजुअल आएगा वहां वहां उसके रिलेटिव्स भी आएंगे। ये 5 रिलेशन मैंने आपको डिटेल में कराए थे सर, बहुत टाइम लगा के कराए थे सर, बहुत प्यार से पढ़ाया था बेटे। ये देखो, C KMP के ऊपर है, ये रहा KMP, प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। कंपनी का जो डेजिग्नेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक्सरसाइज ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। लेकिन जनरली आमतौर पे हम ये मानते हैं कि डायरेक्टर, मैनेजर, CEO, CFO, चेयरमैन, ये सब बड़े लोग होते हैं, KMP होते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये कोई डेजिग्नेशन दे रखा हो, मान लेना कि ये पावरफुल बंदा है। अच्छा जी, रिलेटिव्स, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, स्पाउस, चलो जी। फिर आगे थे D में, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एक पर्सन, ये देखो राम के पास X का कंट्रोल है, राम के पास एक एसोसिएट है, तो भी कवर हो गया आपका। और इसके रिलेटिव्स तो लेने ही लेने आपने, देखो ना, इंक्लूडिंग रिलेटिव्स। फिर आ गया E कॉमन एंटरप्राइज, ये देखो, ये मिस्टर राम है, एक जगह KMP है, एक जगह कंट्रोल है, कॉमन हो गया X और Y, X एंड Y आर रिलेटेड पार्टीज। ये पूरा पार्ट मैंने आपको बताया था। 2 लेक्चर निकल गए, क्यों, मैं 3rd लेक्चर में आ गया। 2 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पैराग्राफ 3 समझाया था। तो क्लास में बेटे भजन तो गाए नहीं होंगे, सारी कहानी प्यार से समझाई होगी, याद रखना तो आपका काम है, पेपर तो आपने देने हैं सर। मैं तो क्या, मैंने तो पढ़ा दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया था, ताकि रिकॉल हो जाए, हाँ कुछ पढ़ा था। चलो, फिर मैंने आपको 3rd लेक्चर में एक बात और बताई थी। कौन सी बात,
ऐसी कौन कौन सी पार्टीज हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के दायरे से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कोप है? आपको देखने से लगेगा कि यार बड़ा इन्फ्लुएंस है, रिलेशन तो है, रिलेशन है, लेकिन फिर भी नहीं मानना। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ 3 में डिफाइंड नहीं है। जितने रिलेशनशिप 3 में आ गए बस वो रिलेटेड पार्टी है, बाकी कोई नहीं है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे। पहला, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। आपने किसी से 500 करोड़ का लोन ले लिया, तो जिस बंदे ने लोन दिया आपको उसका इन्फ्लुएंस तो होता है कंपनी के ऊपर, लेकिन प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस पैराग्राफ 3 में नहीं आता, तो रिलेटेड पार्टी की रिपोर्ट में नहीं आएगा। होगा इन्फ्लुएंस, वो अलग तरह का इन्फ्लुएंस है, पैराग्राफ 3 वाला नहीं है। आपका कोई सिंगल कस्टमर है, आपका कोई सिंगल सप्लायर है, आपका कोई सिंगल फ्रेंचाइजी है, आउट ऑफ स्कोप है। एक कंपनी की सेल है 1500 करोड़, और ये 1500 की करोड़ एक ही कस्टमर को करते हैं, एक ही कंपनी हमसे माल उठा रही है, तो पक्की बात है उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है, एक ही कस्टमर है, हम उसके दम पे जी रहे हैं, लेकिन रिलेटेड पार्टी नहीं है क्योंकि 3 में उसका नाम नहीं है। तो आपका कोई फाइनेंसर हो, आपका कोई सिंगल कस्टमर हो, सप्लायर हो, फ्रेंचाइजी हो, ठीक, कोई ट्रेड यूनियन हो, ट्रेड यूनियन, आप देखते हैं हर मार्केट के अंदर एक यूनियन बनी होती है, उसका एक प्रधान होता है। प्रधान ने बोला मंडी बंद, तो पूरी मंडी बंद। तो यूनियन के हिसाब से चलना पड़ता है, यूनियन का इन्फ्लुएंस होता है अपने मेंबर्स के ऊपर, तो वो इन्फ्लुएंस किसी और तरह का है, वो पैराग्राफ 3 वाला नहीं है, रिपोर्ट में नहीं आएगा। स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनियां स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलती हैं, तो इन्फ्लुएंस किसका है? सरकार का। वो इन्फ्लुएंस किसी और तरीके का है, AS 18 वाला नहीं है। तो स्टेट कंट्रोल्ड एंटिटीज को बाहर रखो, सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनियों पे वैसे भी AS नहीं लगते। अगर कोई पर्सन 2 जगह कॉमन है, मिस्टर राम A और B में कॉमन है, कॉमन तो है, लेकिन सिर्फ कॉमन होने से वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे, उसके पास पैराग्राफ 3C, पैराग्राफ 3D वाली पावर होनी चाहिए। एक जगह KMP, एक जगह इन्वेस्टर, एक जगह इन्वेस्टर, दूसरी जगह इन्वेस्टर, एक जगह KMP, दूसरी जगह KMP, कुछ ऐसा होना चाहिए। एम ही कॉमन है, मान लो कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय है, वो 2 जगह कॉमन है, छोटा मोटा एम्प्लॉय का मतलब पावर नहीं है उसके पास, मैं उसकी कोई हस्ती से बात नहीं कर रहा, वो तो भगवान ने सब आदमी बनाया, छोटा बड़ा क्या होता है, भगवान ने बनाया, अंबानी भी भगवान ने बनाया, अडानी भी भगवान ने बनाया, वो तो राजा आदमी है, प्रवीण जिंदल को भी भगवान ने बनाया जो गंगो तेलियां पढ़ा रहा है, छोटा बड़ा क्या होता है सर, वो बड़े हैं हम छोटे हैं, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सब बराबर है, सब भगवान के बनाए हुए जीव है सर, सबको एक ड्यूटी मिली हुई है, सब बजा रहे हैं सर। मैं छोटे बड़े की बात उस सेंस में नहीं कह रहा था, मैं पावर्स की सेंस में कह रहा था। अब मान लो मैं टीचर हूँ पढ़ाने, मेरे पास क्या पावर है जी, मेरे को तो बच्चा भी व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी बोल के चला जाता है, मैं कोई रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं बच्चे को ये नहीं कह पाता भाई तेरे को पढ़ाया था, तेरे में कमी है, मेरे अंदर कमी नहीं है, मैं तो 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, लाखों बच्चे पढ़ा दिए, हजारों रैंक होल्डर निकाल दिए, कमी अपने अंदर ढूंढो, मेरे अंदर क्यों ढूंढ रहे हो? मेरे अंदर कमी होती है, 25 साल का करियर ही नहीं होता, बच्चे निकाल के मार्केट से बाहर कर देते हैं मुझे, मैं बोल पाता हूँ ये बात? कभी नहीं बोलता, बच्चा मुझे कुछ भी कह रहे थे मैं सुन लेता हूँ, मेरे पास क्या पावर है? कुछ भी नहीं। मैं उस सेंस में कह रहा था कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसके पास कोई पावर नहीं है, वो 2 जगह कॉमन है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ कॉमन होने से बात नहीं बनती, आउट ऑफ स्कोप है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, देखो कि कौन कौन सी पार्टीज AS 18 में कवर नहीं होती। कोई सिंगल बायर है, सप्लायर है, एजेंट है, कोई लोन प्रोवाइडर है, सरकारी कंपनियां हैं, यूनियंस हैं, कॉमन एंटिटीज हैं, एक पर्सन कॉमन है, लेकिन ना तो उसके पास कोई पावर है, ना उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब के सब AS 18 में रिपोर्ट नहीं होते बेटे, ये मैंने आपको लिखवाया था। फिर हम चलते चलते कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे चले गए थे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, तो ये 5 होगा ना, नंबरिंग आप देख लेना बेटे। यहां मैंने आपको बताया था डिस्क्लोजर्स के बारे में, जिस पर्पस के लिए हमने पूरा AS पढ़ा, अब वो वहां पहुंच गए हम, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, जिसको हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एक रिपोर्ट अटैच करना। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की रिपोर्ट कैसे बनती है? तो पहले मैंने ये बताया था रिपोर्ट बनेगी कब, तो मैंने 2 केस बताए थे कि पहले ये ढूंढो
कि आपका जो रिलेशन है उसमें कंट्रोल एग्जिस्ट करता है क्या, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है उसमें कंट्रोल होता है, या पैराग्राफ 3D है जिसमें इंडिविजुअल के पास कंट्रोल हो सकता है। तो पहले ये चेक करो कि क्या आपके पास ABCDE इसमें से जो रिलेशन आपने ढूंढा है क्या आपका रिलेशन कंट्रोल का है क्या। अगर आपका रिलेशन सामने वाले के साथ कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है तो आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन की हो या ना की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और अगर सामने वाले के साथ आपका रिलेशन कंट्रोल बेस्ड नहीं है, वो आपका एसोसिएट है, वो आपका जॉइंट वेंचर है, आप उसके KMP हो, इसमें कंट्रोल नहीं होता कहीं भी। तो अगर आपका रिलेशन कंट्रोल बेस नहीं है, कुछ अदर बेस है, तो ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है, नहीं तो रिपोर्ट बनेगी नहीं। रिलेशनशिप कंट्रोल आधारित है तो ट्रांजैक्शन का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप आपका, मान लो मेरे पास सिर्फ एक एसोसिएट है और कोई नहीं है, सिर्फ एक एसोसिएट है, वो मेरा रिलेटेड है, एक मेरे पास KMP है, तो ये दो बंदे मेरे रिलेशन में आ रहे हैं, मैंने ढूंढ लिए, पूरा साल मैंने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की, तो मैं कह सकता हूं कि ये कंट्रोल बेस्ड रिलेशन है ही नहीं और ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई, तो मैं लोगों को क्या बताऊं, मैं रिपोर्ट ही नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक सब्सिडरी है तो ये कंट्रोल बेस है, मैंने पूरा साल ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ा, रिपोर्ट बनेगी। तो मैंने ये बात आपको शुरू में बताई थी। फिर आपको बताया था रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। चलो रिपोर्ट बन रही है, बताओ रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। पहला, रिलेटेड पार्टी का नाम होना चाहिए, नेचर ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए कि होल्डिंग है, सब्सिडरी है, फेलो सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, KMP है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, कॉमन एंटिटी है, क्या है, नाम बताओ, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताओ, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताओ कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, लोन अरेंजमेंट्स, लीज अरेंजमेंट्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अरे ट्रांजैक्शन की नेचर बताओ। रिपोर्ट में एक तो नाम आएगा, रिलेशनशिप का नेचर आएगा, ट्रांजैक्शन का नेचर आएगा, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम आएगा, कितने रुपए की, 10 लाख की या 10 करोड़ की, कितने की ट्रांजैक्शन हुई है, नाम, रिलेशन, नेचर, वॉल्यूम। और पांचवा, आपके रिलेटेड पार्टी ने कभी पैसे तो नहीं मारे आपके, कोई बैड डेट्स तो नहीं हुए, और अगर बैड डेट्स हुए कभी रिकवर तो नहीं हुए आपके, अगर कोई रिश्तेदार आपका डिफॉल्टर है उसके बारे में बताओ। और ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर जो आपको लगता है कि शेयर होल्डर के पास जाना चाहिए वो आपको लिखना चाहिए। ये मैंने आपको पूरा डिस्क्लोजर के बारे में बताया था। ये देखो, कंट्रोल एग्जिस्ट करता है तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे चाहे ट्रांजैक्शन हो या ना हो। अगर कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको डिस्क्लोजर तभी देने हैं जब ट्रांजैक्शन होगी, कुछ भी हो, लेकिन डिस्क्लोजर जो देने पड़ेंगे आपको। अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा, नाम बताओ, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताओ, ट्रांजैक्शन की नेचर बताओ, वॉल्यूम बताओ, बैड डेट्स बताओ, कोई अदर डिस्क्लोजर। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल हो सकती है गुड्स की, एसेट्स की, परचेज हो सकती है गुड्स की, एसेट्स की, सर्विसेज हो सकती हैं, लोन्स हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है अभी। फिर मैंने आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट बना के दिखाया होगा, ये देखो ऐसे बनती है रिपोर्ट। एक कॉलम होल्डिंग को दे दिया, एक सब्सिडरी को, एक फेलो सब्सिडरी को, एक एसोसिएट को, सबको एक एक कॉलम दे दिया। यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख दी, सेल ऑफ गुड्स इतने रुपए की होल्डिंग के साथ, इतने रुपए की सब्सिडरी के साथ, ये ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं। ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ, आप देख लेना। फिर देखो ये होल्डिंग का नाम आ गया, ये नाम आ गया, ये नेचर आ गई, ये ट्रांजैक्शन की नेचर आ गई, ये रुपीज आ गए, सब कुछ दिखा दिया हमने सर इसमें। फिर मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट था रेम्यूनरेशन टू KMP। क्या था ये, किसी ने ICI से पूछा कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को, अपने मैनेजर को, अपने MD को सैलरी देती है, रेम्यूनरेशन देती है, वो काम करता है तो तनख्वाह देती है, तो क्या उसको सैलरी पे करना ट्रांजैक्शन माना जाएगा, सैलरी तो देते ही हम। तो ICI ने जवाब दिया इसके ऊपर कि आपका अगर KMP है, कोई मैनेजर, कोई MD, कोई CEO, कोई CFO, अगर आप उसे रेम्यूनरेशन भी देते हैं तो भी ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा, तो आप उसे रिपोर्ट में दिखाओगे। तो लोगों का नाम लिखो, ये मैनेजर है, ये MD है, इसको इतनी तनख्वाह दी है, इसको इतनी तनख्वाह दी है, इसको इतनी तनख्वाह दी है। रेम्यूनरेशन को भी ट्रांजैक्शन माना जाता है, ये मत मानना कि तो तनख्वाह दे रहे हैं, इसको दिखाने की क्या जरूरत है।
रेमुनरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर आप KMP को देते हैं तो। फिर मैंने आपको बताई थी दूसरी बात, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की। बच्चे ने पूछा था कि सर 1/4 से लेके 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर है, तो जो रिलेटेड पार्टी आप ढूंढ रहे हो क्या 31 मार्च को ढूंढने हैं? आंसर इज नो। रिपोर्ट आप बनाते हो 31 मार्च को, लेकिन रिलेशनशिप 31 मार्च को एग्जिस्ट करें जरूरी नहीं है। साल में होते हैं 365 दिन। किसी भी दिन मान लो 1/4 से लेके 30 जून तक 3 महीने तक मेरा कोई सब्सिडरी था, लेकिन उसके बाद मैंने उसके शेयर बेच दिए, तो 3 महीने के लिए वो आपका सब्सिडरी था एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। अगर आपके 365 दिन में से एक दिन के लिए भी आपका कोई रिलेशन प्रिवेल करता है तो वो रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा। मतलब रिपोर्ट 31 मार्च को जरूर बना रहे हैं, लेकिन 31 मार्च के लिए नहीं बना रहे। 31 मार्च को आपका रिलेशन एग्जिस्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पूरे साल में एक दिन के लिए भी रिलेशन था रिपोर्ट में आएगा। जैसे 3 महीने के लिए वो मेरी सब्सिडरी थी, तो इस 3 महीने का रिलेशन, इस 3 महीने के अंदर हुए ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे, चाहे 9 महीने वो आपका सब्सिडरी नहीं रहा। तो जो ट्रांजेक्शन हम ढूंढ रहे हैं, जो रिलेशन, वो ड्यूरिंग द पीरियड ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट 31 मार्च को बनाने, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट बनती 31 मार्च को है। ये बात मैंने आपको बताई थी बेटे, और आपको लिखवाई भी थी। फिर हमारा इसमें पार्ट नंबर 4 आ गया था। भाई साहब इतने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, 2 3 4 5 6 8 9 इतने क्वेश्चन। फिर पार्ट 5 आ गया, फिर आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, मैं इसमें आपको मैक्सिमम 35 तक लेके गया। अच्छा, और फिर भाई साहब इतने क्वेश्चन पढ़ाए आपको। फिर थैंक यू आ गया, बेस्ट ऑफ लक आ गया, जिंदल साहब का नाम आ गया, और उसके बाद जय श्री राम आ गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बेटे मैं जितना रिवाइज करा सकता था करा दिया। अब आपको रिकॉल हो जाना चाहिए, अब आपको सेल्फ स्टडीज चालू कर देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करेंगे।